नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 5 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के एक ऐसे जहाज पे श्रीलंका के पास हमला हुआ है जिस जहाज में 180 से ज्यादा लोग मौजूद थे और इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी है। और ये हमला कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, इसमें किसने अपनी सहमति जताई, किसने इसमें मुखबिरी की, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि अब बेंजामिन नेतन्याहू कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के साथ बातचीत करना चाह रहा है और साथ ही जंग को रोकना चाह रहा है। लेकिन इस मामले में ईरान ने कौन सा बड़ा बयान दिया है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय अमेरिका के लोगों से, अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, उनसे प्रेस वाले जब सवाल पूछ रहे हैं तो ये तमाम लोग कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही इस समय तेल अवीव के ऊपर ईरान के हमले कितने तेज हैं, तेल अवीव बचा है या फिर खत्म हो गया, खंडहर हो गया, हाइफा का क्या हाल है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही अमेरिका अब ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब ये कोशिश कैसे करेगा, क्या कुछ करेगा, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके लिए दुआ करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अफसोसनाक खबर ये निकल के सामने आ रही है कि ईरान की एक शिप को बाकायदा टॉर्पीडो की मदद से अमेरिका ने हिट किया और इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है। अब इस पूरी घटना की कहानी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूं, क्योंकि बिना डिटेल में समझे आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। बात इसी साल 2026 की है, जब भारत में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की मीटिंग चल रही थी, या फिर वहां पे अलग अलग देशों के जहाज आके अपने अपने जहाजों के बारे में बताते थे और साथ ही वहां पे प्रदर्शन करते थे। ये भारत में हुआ था। और ऐसे ही एक प्रोग्राम में ईरान का एक खास जहाज जिसका नाम था मौज क्लास फ्रिगेट IRIS डेना, जो फ्रिगेट IRIS डेना था वो अपने 180 क्रू मेंबर के साथ भारत आता है। यहाँ पे उस प्रोग्राम में साझेदारी लेता है। चूंकि भारत और ईरान के ताल्लुकात आज के कुछ महीने पहले काफ़ी अच्छे थे। मोदी साहब ने इजराइल के साथ जब तक दोस्ती का ऐलान नहीं किया था तब तक हमारी और ईरान की दोस्ती बड़ी अच्छी मानी जाती थी। इस वजह से मौज क्लास जो था वो भारत आया था। आने के बाद भारत से निकलता है और जैसे निकलता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, तो आप जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है। तो श्रीलंका से मात्र 40 नॉटिकल माइल दूर, यानी इंटरनेशनल जो समुद्र है, वहाँ पे जब ये जहाज पहुँचता है मौज क्लास, तभी अचानक से इसको आके एक टॉर्पीडो लगता है। अब टॉर्पीडो का मतलब क्या है कि वो मिसाइल जो पानी के अंदर चलती है। अब जैसे ही टॉर्पीडो लगा, जाहिर सी बात है इस जहाज में छेद हुआ, जहाज में ब्लास्ट हुआ और फौरन ये जहाज डूबने लगा। अब जब ये जहाज डूबने लगा तो फौरन वहां से इमरजेंसी कॉल की गई और श्रीलंका तक ये मैसेज पहुंचा। श्रीलंका के लोग, चूंकि अब मामला इंटरनेशनल सी का था, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, थोड़ा सा प्रोटोकॉल समझते हैं, उसके बाद चंद मिनटों में ही जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं तब तक शायद बड़ी देर हो चुकी थी। 26 से 27 लोगों को बचाया गया। 180 लोग सवार थे, बाकी 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। और साथ ही अगर आपको ये बताऊँ तो आपको जान के हैरानी होगी, कम से कम आंकड़ा बताऊं तो 60 लोगों की लाशें मिली हैं। अब आप कहेंगे कि सैकड़ों लोग लापता हैं, 26 ऐसे हैं जिनको बचाया गया, 60 की लाशें मिल गई, तो 180 के करीब क्रू मेंबर सवार थे, बाकी इधर उधर भी उसमें लोग बैठे थे। यानी कितने लोग बैठे थे उसका आंकड़ा अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन ये हमला बड़ा कायराना था। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि टॉर्पीडो किसने दागा। तो शुरुआत में नाम इसमें दोस्तों इजराइल का आया था, लेकिन धीरे धीरे जब इस मामले को वेरीफाई किया गया तो पता चला कि ये टॉर्पीडो किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने दागा था। अमेरिका की जो सबमरीन है वो इसी इलाके में घूम रही थी और अचानक से जब उसको ईरानी जहाज का पता चलता है तो बड़ा हमला होता है और कम से कम सैकड़ों लोगों की जान ले ली जाती है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल जो निकल के सामने आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये महज एक कोइंसिडेंट है कि ईरान का जहाज भारत छोड़ के जैसे ही श्रीलंका के पास पहुंचा वहीं पे अमेरिका की सबमरीन मौजूद थी, फौरन ही इनपुट मिल गया, फौरन ही सबमरीन फायर कर दी गई। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जहाज था मौज क्लास, ये कोई अमेरिका के इर्द गिर्द नहीं था, ये इंटरनेशनल सी में था। तो यहाँ पे कोई किसी के ऊपर हमला कैसे कर सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मुखबरी करके ये बात अमेरिका तक पहुंचा दी हो कि भारत से जो मौज क्लास है निकल चुका है, अब यहाँ पहुंचा है और अगर आप चाहें तो मार सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों।
आप किसी देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके किसी दूसरे देश के जो एयर बेसिस हैं वहाँ पे हमला करें, मिलिट्री फैसिलिटी पे हमला करें, साथ ही जो वहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पे हमला करें, एयरपोर्ट उड़ा दें, रेलवे स्टेशन उड़ा दें, ये तो जंग में आम बात होती है। लेकिन एक ऐसी जहाज़ जिस पे केवल सिविलियन बैठे हों, 180 के करीब लोग बैठे हों, उस जहाज पे आपने हमला किया, उसको डुबो दिया। वो तो श्रीलंका का एहसान मानी कि उसने कम से कम 26 लोगों की जान बचाई, बाकी लोग डूब गए। ये एक तरह का वार क्राइम है। आपने सैकड़ों मासूमों की जान ली है और इसके बारे में अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा। अमेरिका जो ये काम कर रहा है ये सरासर जेनोसाइड है और इसके बारे में हमको और आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनेशनल समुद्र में आके आपको हमला करना था, आप ईरान में हमला करते, हमें क्या लेना देना था? क्योंकि आपकी उसकी जंग चल रही है, आप एक दूसरे को कहीं भी मारे, कुछ भी करें, लेकिन हमारे बॉर्डर के पास इंटरनेशनल समुद्र में आपने मारा। इसमें भारत का भी नाम खराब होगा, क्योंकि ये जहाज भारत ही आया था, भारत से ईरान की तरफ लौट रहा था, श्रीलंका के रास्ते ये घूम के ईरान जाता और इसी बीच आपने हमला कर दिया। तो क्या भारत जिसको बुलाता है वो अपने घर वापस सकुशल नहीं पहुंच सकता? कल को ये पूरी दुनिया भारत से सवाल पूछेगी कि भैया आपने बुलाया था और ईरान के जहाज पे हमला हुआ, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? और क्या मोदी साहब अब अमेरिका के इस हमले को कंडेम्ड करेंगे, या फिर वही बयान है कि आई स्टैंड विद इजराइल और मेरा एकमात्र दोस्त मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल हमको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये किसी एयरबेस पे हमला नहीं हुआ, ये किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला नहीं हुआ। एक ऐसी जहाज जो भारत आई थी, जिसका उस जंग से कोई लेना देना नहीं था, उस पे हमला हुआ। और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि आखिर ये जानकारी मिली कैसे अमेरिका को, और अमेरिका ने गुपचुप तरीके से टॉर्पीडो दागा क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा है। खैर, इससे भी बड़ी अपडेट दोस्तों अब निकल के सामने आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब बातचीत करना चाहता है। क्यों करना चाहता, उसके पीछे वजह बता देता हूं। दरअसल लगातार ईरान तेल अवीव, हाइफा और अलग अलग शहरों में कभी बैलिस्टिक मिसाइल, कभी हाइपरसोनिक मिसाइल, कभी फतह मिसाइल, कभी खुर्रमशहर 4 मिसाइल, इन तमाम मिसाइलों से लगातार हमला कर रहा है। और पिछले 2-4 दिनों में तेल अवीव कितना जला, कितना खंडहर हुआ, उसको थोड़ा सा देखें आप, बड़े इत्मीनान के साथ देखें। Меняйте шприцы, давайте шприцы. אתם רואים את העשן שם מעל נמל חיפה? משהו בוער שם. בואי, טילי פרסוני! אלוהים! מה קורה שם? כל המפרץ פיצוץ אחד גדול! תסגרי את החלון מהר! इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तेल अवीव का क्या हाल ईरान की मिसाइलों ने किया है। एक बार बेंजामिन नेतन्याहू ने जब हमले की शुरुआत की थी, तब बेंजामिन नेतन्याहू को लगा था कि ये जंग ज़्यादा लंबी चलनी नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम करना है कि 2-4 दिन तक ये जंग चलेगी, हम सुप्रीम लीडर को मार देंगे, IRGC 1-2 दिन तक हमला करेगा, उसके बाद कोई नया राष्ट्रपति बन जाएगा, कोई नया वहाँ का सुप्रीम लीडर बन जाएगा, और साथ ही अगर संभव हुआ तो रेजा पहलवी को हम कुर्सी सौंप देंगे, उसके बाद सीज फायर, और सीज फायर के बाद ईरान से हमारे दोस्ताने रहते और अमेरिका को तेल मिल गया। तो ऐसे हाल में ज़्यादा लंबा मामला चलना नहीं, तो टेंशन न लो। और साथ ही ईरान की मिसाइलें इतना खतरनाक हमला करेंगी, इतना नुकसान पहुंचाएंगी, इसके बारे में भी कभी भी इजराइल ने सोचा नहीं था। इस वजह से इजराइल ने उड़ता तीर तो पकड़ लिया। लेकिन अब कहानी यह है
कि कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, चाहे अमेरिका का हो चाहे इजराइल का हो, ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं मार पा रहा। चूंकि हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल है जो कब पहुंच जाती है इसके बारे में किसी को जानकारी लगती ही नहीं। तो जो चीज आप तक आ और आपको पता ही ना चले तो ऐसे हाल में उस चीज को आप रोकेंगे कैसे? और यही वजह है कि इजराइल लगातार खड़ार हो रहा। जो वहां के लाखों लाख लोग हैं 5 दिनों से न सोए हैं न जागे हैं, बंकरों में उनकी जिंदगियां बीत रही हैं। तेल अवीव पूरी तरीके से बंद है, साथ ही हाइफा पूरी तरीके से खंडार है। बंकरों के नीचे मारामारी लगी है कि आज मैं सोऊंगा, आज मैं सोऊंगा। तो ऐसे हाल में क्या होगा? सायरन बजता है तो लोग डर जाते हैं, दीवालों के सहारे खड़े हो जाते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू अब टेंशन में है। टेंशन होगी ही कि भाई आपने जंग शुरू की और आप अपनी ही आवाम को नहीं बचा पा रहे। तो ऐसे हाल में बेंजामिन नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया, पुतिन साहब को, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया। और पुतिन से क्या बातचीत की वो ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन इसी के जस्ट बाद रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का फोन अब्बास अराची जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है उन तक आता है। अब्बास अराची से बातचीत होती है और कहा जाता है कि ईरान के साथ अब इजराइल कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहा है और बातचीत को फिर से रिज्यूम करना चाह रहा है। यानी जो बातचीत अब तक हो रही थी उस बातचीत को फिर से करना चाह रहा है इजराइल। लेकिन अब ईरान का बड़ा बयान दोस्तों आप सुनिए कि ईरान ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी सूरत हाल में अब बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत का रास्ता बड़ा पीछे छूट गया। जो बातचीत पहले हो सकती थी उस बातचीत पे हमले का काला धब्बा अगर इजराइल ने लगाया है तो अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इधर कहानी यह है कि जो मीडिया कर्मी है वो लगातार अमेरिकन लोगों को घेर रहे हैं। खबर यह निकल के सामने आई कि अमेरिका के जो इस समय सेक्रेटरी है उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि आपने ईरान पे हमला क्यों किया। इस पे सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि भाई हमारे लिए खतरा था, वो मासूमों को मार रहा था। इस पे पत्रकार ने पूछा। अच्छा, पत्रकारों का अंतर आप देखिए कि भारत की मीडिया क्या सवाल पूछती है। मोदी साहब आम चूस के खाते हैं या काट के? आपकी ग्लोइंग का राज क्या है? योगी बाबा के बाल क्यों नहीं बढ़ते? मोदी साहब पिछले जन्म में क्या थे? भारत की फौज घुस चुकी है पाकिस्तान में। ऐसी चीजें भारत की मीडिया दिखाती है। वहीं अमेरिका की मीडिया ने यह बड़ा वाजिब सवाल पूछा कि चलिए ठीक है, ईरान से आपको खतरा था, ईरान मासूमों को मार रहा था तो आपने ईरान पे हमला कर दिया। सेक्रेटरी साहब ने कहा हां। इस पे मीडिया ने सवाल पूछा कि आपके हमलों में जो 65 मासूम बच्चे मारे गए और अब तो यह घटना भी ऐड हो गई सैकड़ों लोगों के मारे जाने की, इसके बारे में आपके पास क्या जवाब है? थोड़ा सा क्लिप देखें आप कि कैसे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं और कैसे सेक्रेटरी भाग रहे हैं। Thank you. Come back to the BBC. Can you give us an update on what the administration knows, what you know now about the reported strike on a girls' school in southern Iran on Saturday? All I can say is that we're investigating that. We of course never target civilian targets, but we're taking a look and investigating that. Red tie in front. Just on the basis that with the information you would have, your reconnaissance abilities, ability to gather information, I mean, it's several days on now. So is there any clarity on whose munition this was? We're investigating it. Thank you. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि पत्रकारों ने जब सवाल दागना शुरू किया तो अमेरिका के सेक्रेटरी जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने भागने का रास्ता चुना। और ऐसे हाल में कई सारे लोग ये बात भूल चुके होंगे कि जिस दिन खामनेई साहब को शहीद किया गया था तो उनके साथ कम से कम 50 से ज्यादा बच्चे भी शहीद हुए थे। उन्होंने शहादत चुनी थी। और मैं चाहूंगा कि ये घटना भूले ना, इस वजह से एक बार फिर से उस घटना का वीडियो देखें कि किस हिसाब से बच्चों की लाशें पट गई थी स्कूल के अंदर। देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पाट दी थी बच्चों की लाशों से तेहरान की उस स्कूल को। और ये सवाल ह्यूमन राइट वालों को भी पूछना चाहिए, लेकिन ह्यूमन राइट आज तक न गाजा के लिए कुछ बोला और ना ही तेहरान के लिए। और अब कहानी सुनिए कि पाकिस्तान जिसको मैं रोज गरियाता था, अब पाकिस्तान भी कुछ मर्द मुजाहिद वाला काम कर रहा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खामनेई साहब की शहादत को लेके 1 मिनट का मौन धारण किया गया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। और साथ ही अमेरिका और इजराइल के एंटी नारे लगे। और मैं चाहूंगा कि वो मंजर भी देखें आप। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर हजरत, काइंडली तशरीफ रखें, इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोई नहीं होता। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह खामनाई जो कल इजरायली हमले में शहीद हो गए, और ब्रादर इस्लामी ममालिक से दीगर शोहदा जिनकी हालिया हमलों में शहादतें हुई। इसी तरह हमारे मुल्क में फितना और ख्वारिज
कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाम शहादत नोश करने वाले हमारे मुसल्लह अफवाज के शोदा के लिए फातिहा खानी के लिए मैं मियां नुमान साहब आपको गुजारिश करूंगा। हाफिज नुमान साहब। माइक खोलिए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाहुम्मा अग़फिर लहुम वरहमहुम व ला तुअज़्ज़िबहुम व अस्किनहुम फ़िल जन्नह अल्लाहुम्मा जअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह अल्लाहुम्मा जअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल हयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दाअवात व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पाकिस्तान भी अब धीरे धीरे ईरान के पक्ष में जा रहा है। चूंकि पाकिस्तान को एक चीज लगी थी कि अमेरिका इतना मजबूत है कि यार अमेरिका के खिलाफ जाने का कोई मतलब नहीं है, अमेरिका हमें ये ताकत दे देगा, अमेरिका हमें ये कुव्वत दे देगा। लेकिन कहानी दोस्तों उल्टी पड़ गई। अमेरिका खुद ही आज मार खा रहा, किसी को बचा पा नहीं रहा। तो ऐसे हाल में पाकिस्तान की आदत है बाप बदलने की। चूंकि आप देखिए कि पाकिस्तान पहले ईरान को बाप बना के बैठा था, फिर उसने चाइना से दोस्ती शुरू कर दी। चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अमेरिका। लेकिन इसके बाद चाइना को छोड़ के अमेरिका की गोद में बैठा। अमेरिका की गोद में बैठने के बाद जब वहाँ बात नहीं बनी तो रशिया के साथ भी बातचीत करने की कोशिश शहबाज शरीफ साहब ने की। तो ऐसे हाल में बाप बदलने की आदत है। बहरहाल बाप बदल के ही सही, कुछ तो काम पाकिस्तान ने किया है और उसके लिए तारीफ बनती है पाकिस्तान की। लेकिन इसी बीच तेहरान से बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के सामने आ रही कि इजराइल ने फिर से तेहरान के ऊपर बड़ा हमला किया है और तेहरान के जो सैकड़ों लॉन्चर थे उनको तबाह करने का दावा इस समय इजराइल कर रहा है। और साथ ही कहानी ये भी निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका बड़ा ही खतरनाक प्लान बना रहा। दरअसल अमेरिका प्लान बना रहा कि कुर्दों के साथ, यानी जो कुर्दिश लड़ाके हैं जो इजराइल का सपोर्ट करते हैं, जो अमेरिका का सपोर्ट करते हैं और साथ ही जो रेजा पहलवी का सपोर्ट करते हैं, उनके साथ मिलके अब अमेरिका ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। चूँकि इनको पता है कि अगर सुप्रीम लीडर या फिर इस्लामिक रिजीम, जिसको हम इस्लामिक हुक्मरान कहते हैं, निज़ाम कहते हैं, जो भी आप एक शब्द यूज कर लें, अगर ये चीज़ें मौजूद रह जाती हैं ईरान के अंदर तो ऐसे हाल में तबाही मचेगी और इजराइल अब नक्शे से मिटने की कगार पे है। चूँकि आप चाहे हाइफा शहर देख लें, चाहे तेल अवीव देख लें, चाहे आप जेरूसलम देख लें, इन तमाम इलाकों को ईरान ने दहला दिया। वो तो गलीमत है कि अभी हूती न जाने कहाँ सो रहा है। बड़ा ताजुब हुआ मुझे कि यार हूती ने अब तक कोई मिसाइल नहीं मारी, हिजबुल्लाह ने मारी थी, लेकिन लेबनान की हुकूमत भी इसमें कूद पड़ी। लेबनान की सरकार ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह मिसाइल मारता है तो ऐसे हाल में हम हिजबुल्लाह को बैन कर देंगे, अपनी आर्मी उतार देंगे। तो यार अपनी ही देश की आर्मी से कौन लड़के गद्दार बनना चाहेगा? आप सोचिए, अगर आप सरकार के खिलाफ कोई काम करें या फिर आप किसी और देश के ऊपर हमला करें और भारत सरकार ये बोले कि अगर आप हमला करते हो तो हम अपनी आर्मी उतार देंगे, तो यार क्या आप अपनी इंडियन आर्मी से भिड़ोगे? नहीं, गद्दार घोषित हो जाओगे। सेम वजह से हिजबुल्लाह रुक गया, लेकिन हुतीज न जाने कहाँ सोए, ये सवाल मुझे खटक रहा है। क्योंकि हुतीज ने कहा था कि अगर ईरान के साथ जंग हुई तो हम उतरेंगे बीच में। बहरहाल अभी तक हुतीज उतरा नहीं है। अब क्यों नहीं उतरा, क्या बड़ी वजह, ये तो हुतीज जाने या फिर ऊपर वाला जाने। लेकिन हाँ, उतरने की जरूरत भी नहीं है। ईरान अकेले ही काफ़ी है। ईरान 10-10 देशों को ठोक के ये बता रहा कि बाबू अगर ईमान मजबूत हो, जज्बा कायम हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करें।